डेनियल सेल के बारे में सत्य कथन है। Which of the following is true statement about the Daniel cell? डेनियल सेल के बारे में सत्य कथन पूछा हुआ है। क्या कहता है? जिंक कैथोड व कॉपर एनोड के रूप में काम करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया है जिंक कैथोड व कॉपर एनोड के रूप में काम करता है। नहीं, जिंक जो होता है वो डेनियल सेल में एनोड होता है और कॉपर जो होता है वो कैथोड होता है। पहला ऑप्शन गलत है। जिंक की छड़ का भार धीरे धीरे बढ़ता जाता है। द वेट ऑफ जिंक रोड ग्रेजुअली इंक्रीजेस। नहीं, जिंक जो है हमने पढ़ा था डेनियल सेल पर Zn कन्वर्ट होता है Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। मतलब जिंक जो है उसकी रोड धीरे धीरे घुलती है। Zn जो है वो Zn+2 में बदलता है, तो जिंक की रोड तो धीरे धीरे Zn+2 में बदलती जाएगी, तो इसका वेट तो कम होएगा ना कि बढ़ेगा। गलत है। अगला सी ऑप्शन, जिंक व कॉपर की छड़ें आपस में लवण सेतु द्वारा जुड़ी होती है। द जिंक एंड कॉपर रोड आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज। नहीं, ये कनेक्टिंग वायर और आपस में कनेक्टिंग वायर के थ्रू जुड़ी होती है। संयोजक तार और वोल्टमीटर के माध्यम से जुड़ी होती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होता है। बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रॉन जो है वो जिंक से फ्लो करते हैं और कॉपर की ओर जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। क्यों होता है? देखो आप, Zn बदला किसमें? Zn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इसने, और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो Cu+2 गेन करता है और Cu बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलते हैं और कॉपर पर जाते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो जिंक टू कॉपर होता है। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है वो जिंक टू कॉपर होता है। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जिंक से कॉपर की ओर फ्लो करते हैं। इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जिंक से कॉपर की ओर होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है डेनियल सेल को लेकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, डेनियल सेल में CuSO4 की सांद्रता कम करने पर सेल विभव। When the concentration of CuSO4 is reduced in Daniell cell, the cell potential। ये बच्चे क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों हो गया मैं बता दूं। आपकी जो प्रैक्टिकल की गाइडलाइन आई है, चौथा प्रैक्टिकल, 4th प्रैक्टिकल जो है आप देख सकते हैं। ये मैंने प्रैक्टिकल का पेज उठाया है नीचे, जो आपके प्रैक्टिकल की गाइडलाइन आई है उसमें जो 4th प्रैक्टिकल है ये क्वेश्चन मैंने वहीं से उठाया है। ये वाला क्वेश्चन वहीं से उठाया है। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हमारे केमिस्ट्री प्रैक्टिकल में भी दिया हुआ है कि डेनियल सेल के सेल विभव में क्या परिवर्तन होता है जब Cu+2 और Zn+2 की सांद्रता बदली जाती है। तो ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिकल का पेज नंबर 52 जो है आपकी, जो अभी हाल ही में इंस्ट्रक्शन जारी हुई है बोर्ड के साइट पर, आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन। तो उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हो सकता है कि वो थ्योरी में भी ये क्वेश्चन पुट कर दे। तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब इसको मैं न्यूमेरिकल के थ्रू न करके एक बड़े शॉर्ट तरीके से आपको बताऊंगा। बच्चे, सिंपल सी बात है, थोड़ा सा हम लोग सोचेंगे। डेनियल सेल के अंदर जो रिएक्शन थी वो क्या थी? Zn प्लस Cu+2 इक्वल टू Zn+2 प्लस Cu। ये डेनियल सेल के अंदर रिएक्शन हुई थी। Zn प्लस Cu+2 इक्वल टू Zn+2 प्लस Cu। ये रिएक्शन थी डेनियल सेल के अंदर। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो समझना बात को। Zn ही है, जो Cu+2 है ना, ये एक्चुअल में CuSO4 है। Cu+2 का मतलब CuSO4, ये एक्चुअल में CuSO4 है, इक्वल टू Zn+2 जो है वो ZnSO4 है, और Cu जो है ये Cu ही है। Cu ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। Cu+2 कॉपर सल्फेट से आया है। Zn+2
ZnSO4 से लिया है और कॉपर Cu का इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये रिएक्शन होगी। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मैं रिएक्टेंट को कम करूंगा तो सेल विभव भी कम होगा, अभिकारक कम करूंगा तो सेल विभव कम होगा। सिंपल सी बात है बच्चे, जो सेल के अंदर विभव आ रहा है, जो सेल का पोटेंशियल आ रहा है ना, वो अभिकारक क्रिया कर रहे हैं तो वो हमें विभव दे रहा है, वो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं तो विभव दे रहा है। अगर रिएक्टेंट ही कम कर दिए तो विभव भी कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कोई इसमें ज्यादा आपको नहीं डीप सोचना है। उसने सीधा कहा CuSO4 की सांद्रता कम कर रहे हो, मतलब आप रिएक्टेंट की सांद्रता कम कर रहे हो, रिएक्टेंट की सांद्रता कम कर रहे हो तो सेल का विभव भी कम होगा। सिंपल सी बात है, रिएक्टेंट की सांद्रता कम करोगे तो सेल विभव कम होगा, तो उत्तर आएगा आपका घटता है। CuSO4 की सांद्रता कम करने पर सेल का जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है। सिंपल तरीके से सोच सकते हो बिल्कुल, अगर अभिकारक कम करेंगे तो सेल विभव भी कम होगा। अदरवाइज इसको हम न्यूमेरिकल से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल सिंपल वे में सोचे तो कॉपर सल्फेट जो है CuSO4 जो है वो अभिकारक है, अभिकारक की सांद्रता कम करेंगे तो सेल विभव कम होगा, क्योंकि अभिकारक ही क्रिया करके विभव देते हैं अपने को, रिएक्टेंट ही रिएक्ट करके पोटेंशियल प्रोवाइड करवाते हैं। जब रिएक्टेंट ही कम हो जाएंगे, अभिकारक ही कम हो जाएंगे तो विभव भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो CuSO4 की सांद्रता कम करने पर सेल विभव घटता है। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वर्तमान में प्रैक्टिकल का हिस्सा है आपके। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डेनियल सेल में Cu+2 और Zn+2 आयनों की सांद्रता इकाई हो, इकाई मतलब यूनिट हो, if the concentration of Cu+2 and Zn+2 ion in Daniell cell is 1 unit, मतलब 1 m हो, Zn+2 और Cu+2 की सांद्रता 1 m हो तो सेल विभव का मान क्या होगा, सेल पोटेंशियल क्या होगा। तो डेनियल सेल का जो पोटेंशियल होगा वो 1.10 वोल्ट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी समझना। डेनियल सेल की रिएक्शन थी Zn प्लस Cu+2 इक्वल टू Zn+2 प्लस Cu, ये डेनियल सेल की रिएक्शन थी। अब अगर इसके लिए हम नेर्नेस्ट इक्वेशन लगाए, नेर्नेस्ट समीकरण लगाए, तो नेर्नेस्ट समीकरण क्या कहती है, E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n लोग उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो उत्पाद जो है वो Zn+2 है, इसकी सांद्रता ऊपर, बटे अभिकारक की सांद्रता Cu+2 की सांद्रता नीचे। सॉलिड की सांद्रता को हम यूनिट मानते हैं, वो लेनी नहीं है। सॉलिड मैंने आपको पहले ही बताया था, सॉलिड की सांद्रता लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, जो आयन होते हैं उनकी सांद्रता बस लिखनी चाहिए, ठीक है। तो E इक्वल टू E0 माइनस 0.059 अपॉन n log Zn+2 की सांद्रता अपॉन Cu+2 की सांद्रता, ठीक है। अब इसकी सांद्रता को कितना मान लिया, उसने साफ कहा, देखो Cu+2 व Zn+2 आयनों की सांद्रता एक इकाई हो, 1 m हो, इनकी सांद्रता 1 m होगी, इसकी सांद्रता भी 1, इसकी सांद्रता भी 1, तो 1/1 1 बन गया, और log 1 की वैल्यू 0 हो गई, तो ये सारा 0 हो गया, ये सारा 0 हो गया, क्योंकि ये बन गया log 1/1, log 1/1 का मतलब log 1 की वैल्यू 0, तो ये सारा 0 हो गया। तो जो E आएगा, जो सेल विभव आएगा, सेल पोटेंशियल आएगा E, वो E0 के बराबर होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल के बराबर होगा, मानक विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। और डेनियल सेल का जो मानक विद्युत वाहक बल होता है वो होता है 1.10 वोल्ट, तो E कितना आएगा, 1.10 वोल्ट। डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल फिक्स होता है 1.10 वोल्ट। तो इस स्थिति में यदि हम Zn+2 की सांद्रता और Cu+2 की सांद्रता को 1 रख रहे हैं तो ये log 1 बन जाएगा, log 1 का मान 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा, तो E बराबर E0 हो जाएगा, तो E बराबर E0 हो जाएगा, तो E0 का मान 1.10 होता है, तो E बराबर 1.10 वोल्ट आ जाएगा, मतलब कि सेकंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठेगा।
समझ आ गई ये बात? चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि डेनियल सेल को उच्च विभव बोले तो 1.1 वोल्ट से उच्च वाले बाह्य स्रोत से जोड़ दिया जाए तो उसमें होने वाली पूर्ण अभिक्रिया होगी। इफ द डेनियल सेल इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हाई पोटेंशियल, कितना, मोर देन 1.10 वोल्ट। डेनियल सेल को अगर हम 1.10 वोल्ट से उच्च विभव वाले, डेनियल सेल को अगर हम 1.10 वोल्ट से उच्च विभव वाले बाह्य स्रोत से जोड़ दें तो क्या होगा, उसमें जो अभिक्रिया हो रही है वो उल्टी हो जाती है, वो रिवर्स हो जाती है। ये बाह्य विभव की उपस्थिति में डेनियल सेल की कार्य प्रणाली स्पष्ट किया हुआ है हमने पीछे, इस चैप्टर, पूरा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया, आपकी बुक में दिया हुआ है। बाह्य विभव की उपस्थिति में, एक्सटर्नल पोटेंशियल की प्रेजेंस में डेनियल सेल की जो पूरी प्रोसेसिंग है, मैकेनिज्म है, वो क्या होगी। अगर डेनियल सेल को हम देखो, डेनियल सेल की जो रिएक्शन होती है वो होती है Zn प्लस Cu प्लस 2 इक्वल टू Zn प्लस 2 प्लस Cu, ये होती है, ये डेनियल सेल की अभिक्रिया है। लेकिन अगर हम इसका जो बाह्य विभव है 1.10 से ज्यादा कर दे तो फिर ये रिएक्शन उल्टी हो जाती है, मतलब रिवर्स हो जाती है। तो Zn प्लस 2 प्लस Cu इक्वल टू Zn प्लस Cu प्लस 2। तो डेनियल सेल को अगर 1.1 वोल्ट से उच्च विभव से जोड़ दिया जाए तो रिएक्शन उल्टी हो जाएगी। तो ये वाला आंसर आएगा आपका Zn प्लस 2 प्लस Cu इक्वल टू Zn प्लस Cu प्लस 2, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट बैठने वाला है। अगर एक्सटर्नल सोर्स आपने 1.10 वोल्ट से ज्यादा कर दिया है तो डेनियल सेल की जो रिएक्शन होती है वो उल्टी हो जाती है, तो उल्टी रिएक्शन डेनियल सेल वाली आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर, ये हमने डिस्कस किया हुआ है सारा। चलते आगे, चलते अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, निम्न में से सर्वाधिक सक्रिय धातु है, द मोस्ट एक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग इज। जो हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ना बच्चे, वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, जो हमारी ट्रिक में सबसे पहले आया था, लेके बारात खाना मजे से आला पड़ा था हमने ना, तो वो पहला जो है ना वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। तो पहला होता है हमारी ट्रिक का लिथियम। तो लिथियम जो है वो सबसे ज्यादा सक्रिय है। हम यूं भी कह सकते हैं कि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, मानक इलेक्ट्रोड विभव नोट कर लीजिएगा, हाईली नेगेटिव, उच्च ऋणात्मक होता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है। सबसे ज्यादा नेगेटिव जो वैल्यू होती है मानक इलेक्ट्रोड विभव की, वो लिथियम के लिए होती है। यूं भी बोल सकते हो कि लिथियम एनोड का काम करेगा, और जो एनोड होता है उस पर ऑक्सीकरण होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो प्रबल अपचायक होता है। तो यूं भी बोल सकते हैं लिथियम प्रबल अपचायक है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है आपका, ये क्वेश्चन बन सकता है कौन सा प्रबल अपचायक है, तो करेक्ट आंसर आएगा लिथियम, या फिर ये सर्वाधिक सक्रिय धातु है। जो सबसे ज्यादा सक्रिय होती है उसका ऑक्सीकरण होता है, और जिसका ऑक्सीकरण होता है वही प्रबल अपचायक होता है। तो लिथियम जो है वो प्रबल अपचायक है यहाँ पर। क्लियर, समझ आ गई ये बात। ये विद्युत रासायनिक श्रेणी का हमारा एलिमेंट है, तत्व है, वहां से हमने ये क्वेश्चन उठाया है विद्युत रासायनिक श्रेणी से। चलिए आगे चलते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के विद्युत वाहक बल या विभव का सही मान है। द करेक्ट वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कितना होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो कितना होता है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव कितना होता है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 0.0 वोल्ट, 0.0 वोल्ट। तो करेक्ट आंसर आएगा ए, 0.0 वोल्ट। ए बिल्कुल सही उत्तर है, 0.0 वोल्ट। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो विभव होता है वो 0.0 वोल्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। डेनियल सेल के लिए साम्य स्थिरांक का मान है, ये भी मैंने सोल्व करवाया था।
डेनियल सेल का साम्य स्थिरांक भी आपको सोल्व करवाया हुआ है। डेनियल सेल का साम्य स्थिरांक कितना आया था? लगभग 2 × 10 की पावर 37। डेनियल सेल का साम्य स्थिरांक लगभग 2 × 10 की पावर 37 होता है। लगभग 2 × 10 की पावर 37 होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डेनियल सेल इज 2 × 10⁻⁻37। 2 × 10 की पावर 37। डेनियल सेल का साम्य स्थिरांक लगभग 2 × 10 की पावर 37 होता है। यह भी हमने किया हुआ है क्वेश्चन। बहुत बढ़िया बच्चे, चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता कम करने पर on decreasing the concentration of an electrolyte solution, decreasing the concentration, तो कंसंट्रेशन कम कर रहे हैं, सांद्रता कम कर रहे हैं, तो चालकता और मोलर चालकता पर क्या फर्क पड़ता है बच्चे? कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ता होता है? यह भी हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। तो विद्युत अपघट्य विलयन की जब सांद्रता कम की जाती है, सांद्रता कम करते हैं मतलब कंसंट्रेशन को डिक्रीज करते हैं, तो क्या होता है? इस स्थिति में चालकता घटती है। चालकता याद रख लेना, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, चालकता घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है। मोलर चालकता बढ़ती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। किसी विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता कम करने पर, किसी विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता कम करने पर चालकता घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है। कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है एंड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चालकता घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर कहूंगा इसको अलग से नोट कर लीजिएगा। किसी विद्युत अपघट्य विलयन की सांद्रता कम करने पर, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिक्रीज करने पर चालकता घटती है और मोलर चालकता बढ़ती है। कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है, मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। अलग से नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के तुल्य होती है, यह नियम कहलाता है। किसी विद्युत अपघट्य की सीमांत मोलर चालकता उसके धनायन व ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के तुल्य होती है, यह नियम कहलाता है। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ इट्स कैटायन एंड एनायंस। दिस लॉ इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इस नियम को? बहुत बढ़िया बच्चे, ये नियम कोलेराउस का नियम है। कोलेराउस का नियम, ये नियम किसने दिया था? कोलेराउस ने। किसी भी विद्युत अपघट्य की जो सीमांत मोलर चालकता होती है वो उसके धनायन और ऋणायन की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो ये नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था कोलेराउस ने। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट बैठेगा यहां। बहुत बढ़िया बच्चे, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? यदि किसी सेल में चालकता व चालकता तुल्य है, बराबर है, तो सेल स्थिरांक होगा। चालकता और चालकता बिल्कुल बराबर है। इफ द कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी आएगा यहां, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इन ए सेल आर इक्वल। कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी बिल्कुल बराबर है, तो सेल स्थिरांक बच्चे क्या आएगा? ये क्वेश्चन है। चालकता और चालकता तुल्य है, बिल्कुल बराबर है। कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी बराबर है, तो सेल स्थिरांक की वैल्यू क्या आएगी? 1, 0, 10 और 1000। तो फार्मूला क्या होता है? चालकता बराबर
चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक, ये सूत्र होता है। चालकता बराबर चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक, कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट, ये फार्मूला होता है। चालकता बराबर चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। अब अगर आपको सेल स्थिरांक निकालना है, सेल कांस्टेंट निकालना है, तो आप चालकत्व को इधर ले जाओगे, बटे में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा ये, तो ये बन जाएगा सेल स्थिरांक बराबर चालकता बटे चालकत्व, चालकता बटे चालकत्व। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ गया है, आंसर आ गया है। अब ये कहते हैं चालकत्व और चालकता बराबर है, ये और ये बराबर है, चालकत्व और चालकता बिल्कुल बराबर है, ये और ये सेम है, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस सेम है, तो कंडक्टेंस इधर डिवाइड में आ जाएगी। अब ये दोनों इक्वल है तो आंसर 1 आएगा, सिंपल सी बात है भाई। अगर ये भी 10 है, अपॉन में भी 10 है, तो 10 अपॉन 10 कितना आएगा, 1 बराबर है। अगर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टेंस इक्वल है तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू 1 आएगी। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बैठेगा, यहाँ करेक्ट आंसर ए। समझ आ गई बात, ए करेक्ट आंसर है, ए करेक्ट आंसर है। बराबर है, भाग देंगे, बराबर का भाग दोगे तो 3/3 करो, चाहे 5/5 करो, 7/7 करो, उत्तर एक ही आएगा। क्लियर, समझ आ गई बात। तो अगर चालकता और चालकता बराबर है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी इक्वल है, तो जो सेल कांस्टेंट आएगा बच्चे वो कितना आएगा, 1 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अब फिल इन द ब्लैंक से है। डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है बच्चे, डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है, डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है। द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल इज, द स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ डेनियल सेल इज 1.10 वोल्ट। डेनियल सेल का जो मानक विद्युत वाहक बल होता है वो 1.10 वोल्ट होता है, 1.10। बहुत बढ़िया बच्चे, कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट बराबर चल रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक फेराडे में कुलाम होते हैं, एक फेराडे में कुलाम होते हैं, कितने कुलाम होते हैं। देयर आर डॉट कुलाम्स इन 1 फेराडे, एक फेराडे में बच्चे कितने कुलाम होते हैं, ये क्वेश्चन है। एक फेराडे में कितने कुलाम होते हैं, एक फेराडे में डॉट कुलाम होते हैं। देयर आर डॉट कुलाम्स इन 1 फेराडे। बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। कमेंट बॉक्स में कमेंट आ चुका है 96,500, बहुत बढ़िया। 965,000 कुलाम जो होते हैं वो एक फेराडे में होते हैं, एक फेराडे में 96,500 कुलाम होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। डेनियल सेल में डॉट एनोड तथा डॉट कैथोड का कार्य करता है। इन ए डेनियल सेल डॉट एक्ट्स एज एनोड एंड डॉट एक्ट्स एज कैथोड। डेनियल सेल में डॉट एनोड तथा डॉट कैथोड का कार्य करता है। इन डेनियल सेल डॉट एक्ट्स एज एनोड एंड डॉट एक्ट्स एज कैथोड। तो डेनियल सेल में कौन एनोड और कौन कैथोड का काम करता है बच्चे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डेनियल सेल में जिंक एनोड तथा कॉपर कैथोड का काम करता है, बहुत बढ़िया। डेनियल सेल में जिंक एक्ट्स एज द एनोड एंड कॉपर एक्ट्स एज द कैथोड, वेरी गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। मरकरी सेल में, मरकरी सेल भी पढ़ा था हमने, डॉट एनोड का कार्य करता है। मरकरी, इन ए मरकरी सेल द डॉट एक्ट्स एज द एनोड। मरकरी सेल में डॉट एनोड का कार्य करता है। मरकरी सेल में डॉट एनोड का कार्य करता है।
in a mercury cell the dot 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 acts as anode। मर्करी सेल में डॉट 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 का काम कौन करता है? मर्करी सेल में डॉट 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 एनोड का काम कौन करता है, ये क्वेश्चन है। इन ए मर्करी सेल द डॉट डॉट डॉट्स एक्ट्स एज द एनोड। तो मर्करी सेल में जिंक अमलगम जो होता है ZnHg जो होता है, ओनली Zn नहीं लिखेंगे बच्चे, ZnHg, ZnHg जिंक अमलगम ZnHg लिखेंगे पूरा, ठीक है, जिंक अमलगम। प्रयास यही कीजिएगा कि यही लिखे, बाकी अगर जिंक लिखेंगे तो भी करेक्ट ही होना है, गलत नहीं किया जाएगा। लेकिन जिंक के साथ मरकरी का पेस्ट होता है वहां, ठीक है। ZnHg जो होता है वो एनोड का काम करता है, बाकी अगर अकेला Zn लिख देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी वहां। तो मरकरी सेल में जिंक अमलगम जो होता है वो एनोड का काम करता है। क्लियर? चलिए आगे चलते। डॉट 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 सेल की कार्य प्रणाली प्रदूषण रहित होती है। द वर्किंग ऑफ द डॉट 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 सेल इज कंप्लीटली पोल्यूशन फ्री। कौन से सेल की कार्य प्रणाली प्रदूषण रहित होती है? डॉट 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 सेल की कार्य प्रणाली पूर्णतः प्रदूषण रहित होती है। द वर्किंग ऑफ द सेल, कौन सा सेल इज कंप्लीटली पोल्यूशन फ्री? कौन सा सेल ऐसा होता है जो प्रदूषण नहीं करता, पोल्यूशन नहीं करता, अपनी पूरी रिएक्शन में किसी प्रकार का पोल्यूशन नहीं करेगा? कौन सा सेल है बच्चे ऐसा? ऐसा कौन सा सेल है जो पोल्यूशन नहीं करता? डॉट 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 सेल की कार्य प्रणाली पूर्णतः प्रदूषण रहित होती है। तो ऐसा कौन सा सेल है जो बिल्कुल प्रदूषण रहित होता है? तो वो सेल है ईंधन सेल, फ्यूल सेल। क्यों? क्योंकि इसमें H2 और O2 आपस में रिएक्ट करके H2O बनाते हैं, जल बनता है यहाँ। तो ये कोई प्रदूषण नहीं करेगा, क्योंकि इसमें क्या बन रहा है? जल बन रहा है। तो जल से कोई पोल्यूशन नहीं होने वाला है, ठीक है। समझ आ गई बात? क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब थ्योरी से चलेगा। अब हमारा थ्योरी से चलेगा। अब अगला क्वेश्चन हमारा जो है वो थ्योरी से चलना है। तो अब हम लोग थ्योरी के क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं। डेनियल सेल का सेल आरेख लिखिए। डेनियल सेल का सेल आरेख लिखिए। तो डेनियल सेल का सेल आरेख क्या होता है बच्चे? डेनियल सेल का सेल आरेख कैसे लिखते हैं हम लोग? डेनियल सेल में एनोड पर क्या होता है? एनोड पर Zn बदलता है Zn+2 में। डेनियल सेल में एनोड पर क्या होता है? Zn बदलता है Zn+2 में। Zn+2 में कन्वर्ट होता है, फिर साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु आ जाता है, और फिर Cu+2 बदल जाता है Cu में। तो डेनियल सेल का सेल आरेख लिखिए। तो डेनियल सेल का सेल आरेख Zn बदलता है Zn+2 में, फिर सॉल्ट ब्रिज आ जाता है, लवण सेतु आ जाता है, और Cu+2 बदल जाता है Cu में। तो डेनियल सेल का सेल आरेख इस तरह से हमें लिखना होता है, डेनियल सेल का सेल आरेख। तो Zn बदला Zn+2 में, लवण सेतु Cu+2 बदल गया Cu में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? डेनियल सेल की पूर्ण अभिक्रिया लिखते हुए इसकी नैर्नस्ट समीकरण लिखिए। डेनियल सेल की पूर्ण अभिक्रिया लिखते हुए इसकी नैर्नस्ट समीकरण लिखिए। तो डेनियल सेल की अगर मैं पूर्ण अभिक्रिया की बात करता हूं, तो डेनियल सेल की जो पूर्ण अभिक्रिया होती है Zn प्लस Cu+2 इक्वल टू Zn+2 प्लस Cu। ये डेनियल सेल की पूर्ण अभिक्रिया होती है, कंप्लीट रिएक्शन होती है डेनियल सेल की। अब साथ में इसकी नैर्नस्ट इक्वेशन भी लिखनी है अपने को। तो नैर्नस्ट इक्वेशन क्या होगी? E = E0 माइनस
0.059 अपॉन एन, एन की वैल्यू क्या आएगी यार, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब Zn+2 में बदलेगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और Cu+2 जब Cu में बदलेगा तो वही 2 इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। हमारा फार्मूला जो होता है नेर्नस्ट इक्वेशन का, E = E0 - 0.059 अपॉन n log Kc, ये फार्मूला होता है। तो E = E0 - 0.059 अपॉन n क्या होता है, n होता है मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो आप बच्चे चार्ज देख लिया करो, इधर प्लस का 2 चार्ज है, इधर भी प्लस का 2 चार्ज है, मतलब n की वैल्यू 2 आएगी, तो n की वैल्यू 2 पुट कर दी गई। लोग Kc क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। Kc जो होता है वो उत्पादों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता। तो जो सॉलिड होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, जिस पर आवेश नहीं होता उसको देखा ही मत करो। तो कॉपर पर कोई आवेश नहीं था या जिंक पर कोई आवेश नहीं था, तो इनको देखने की जरूरत नहीं है। अब बचा क्या, प्रोडक्ट बचा Zn+2, तो इसकी सांद्रता ऊपर आ जाएगी, बटे में Cu+2, इसकी सांद्रता नीचे आ जाएगी। तो ये फार्मूला बन जाएगा डेनियल सेल की नेर्नस्ट इक्वेशन का। E = E0 - 0.059 अपॉन में 2 क्या है, यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोग उत्पादों की सांद्रता बटे अभिकारकों की सांद्रता, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो उत्पाद यहाँ Zn+2 है, वो ऊपर आ गए, और अभिकारक यहाँ Cu+2 है, वो नीचे आ गए। ठीक है, तो Zn+2 की सांद्रता बटे में Cu+2 की सांद्रता, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो E0 अगर आप चाहें तो 1.10 भी लिख सकते हैं, तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। E = 1.10 माइनस 0.059/2 log Zn+2 की कंसंट्रेशन अपॉन Cu+2 की कंसंट्रेशन, क्योंकि डेनियल सेल का जो E0 होता है वो फिक्स होता है 1.10 वोल्ट, 1.10 वोल्ट। तो ये आपकी नेर्नस्ट इक्वेशन बन जाएगी डेनियल सेल की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा सेल विभव में संबंध लिखिए। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा सेल विभव में संबंध लिखिए। तो ये रिलेशन होता है ΔG = -NFE, जहां ΔG जो है वो है गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, ये तो है ΔG। और E जो है बच्चे, E ये है सेल विभव, सेल पोटेंशियल, सेल विभव यानी सेल पोटेंशियल। तो ΔG और सेल विभव में गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और सेल विभव में इसने संबंध कहा था, ΔG और E में रिलेशन बोला था। तो ΔG = -NFE, ΔG = -NFE। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चांदी का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने हेतु, मतलब सिल्वर, चांदी की जगह आपको सिल्वर भी दे सकता है। चांदी का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने हेतु आप द्वारा निर्मित गैल्वेनिक सेल का सेल आरेख दीजिए। तो गिव ए सेल डायग्राम टू द गैल्वेनिक सेल यू कंस्ट्रक्टेड टू डिटरमिन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सिल्वर। अब चांदी का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, चांदी का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है। तो हमने बात की थी कि किसी भी इलेक्ट्रोड का अगर इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना हो तो उसे SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ जोड़ते हैं। ये बात हमने की थी। जिंक का जब विभव ज्ञात किया था तो जिंक को भी SHE के साथ जोड़ते हैं। कॉपर का विभव ज्ञात करते हैं तो कॉपर को भी SHE के साथ जोड़ते हैं। मैग्नीशियम का विभव ज्ञात करना है तो मैग्नीशियम को भी SHE के साथ जोड़ेंगे। तो अगर सिल्वर का विभव ज्ञात करना है, सिल्वर का पोटेंशियल फाइंड करना है, तो सिल्वर को भी SHE के साथ जोड़ोगे तो सेल क्या बनेगा। तो एनोड की फॉर्म में आप SHE को लिखोगे
और कैथोड की फॉर्म में आप सिल्वर को लिख दोगे, चांदी को लिख दोगे। तो कैसे लिखोगे? एनोड पर ऑक्सीकरण होता है तो Pt पर इकट्ठी हुई हाइड्रोजन बदल गई H+ में, लवण सेतु Ag+ बदल गया Ag में। तो ये तो लिख दिया अपचयन और ये लिख दिया ऑक्सीकरण। तो SHE पर ऑक्सीकरण हो जाएगा बच्चे और Ag पर अपचयन हो जाएगा। तो एनोड SHE होगा, कैथोड Ag होगा। तो Pt H2 बदल जाएगा H+ में, लवण सेतु Ag+ बदल जाएगा Ag में। तो ये सेल हम बनाएंगे। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? चालकता और चालकता में संबंध लिखिए। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो क्या रिलेशन रहता है? कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। चालकता बराबर चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। चालकता बराबर चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। तो यही उसने कहा था, रिलेशन लिखना था अपने को। चालकता व चालकत्व में संबंध लिखिए। तो चालकता बराबर चालकत्व इनटू सेल स्थिरांक। कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो ये रिलेशन यहां रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मोलर चालकता व चालकता में संबंध लिखिए। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी आएगा यहाँ, कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में रिलेशन लिखना है। तो लैम्डा m इक्वल टू 1000 कापा अपॉन में c। ये रिलेशन पढ़ा था हमने। लैम्डा m इक्वल टू 1000 कापा अपॉन c। ये भी लिख सकते हो लैम्डा m इक्वल टू कापा इंटू v। ये भी सही है बिल्कुल। ये रिलेशन भी हमने लिखा था, लैम्डा m इक्वल टू कापा इंटू v, वेयर v क्या है? v इक्वल टू वॉल्यूम इन सेमी क्यूब। वॉल्यूम इन सेमी क्यूब। लैम्डा m इक्वल टू कापा इंटू v। ये रिलेशन भी लिख सकते हैं। मोलर चालकता और चालकता में रिलेशन लैम्डा m इक्वल टू कापा इंटू v। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन नीचे एक बात लिख देना, v इक्वल टू वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? डेनियल सेल के लिए मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन की गणना करो। तो डेनियल सेल के लिए कैलकुलेट द स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द डेनियल सेल। मतलब डेल्टा G नोट कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का मतलब होता है डेल्टा G नोट। तो डेल्टा G नोट इक्वल टू -NFE नोट। ये रिलेशन हमने पढ़ा था। डेल्टा G नोट इक्वल टू -NFE नोट। तो डेल्टा G नोट अपने को फाइंड करना है। डेनियल सेल के लिए N की वैल्यू कितनी होती है? कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं डेनियल सेल में? 2 मोल। F की वैल्यू कितनी होती है? F की वैल्यू 96,500 मल्टीप्लाई E नोट। डेनियल सेल का E नोट कितना होता है? 1.10। तो ये सारा मल्टीप्लाई कर लोगे तो डेल्टा G नोट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो डेल्टा G नोट आपको फाइंड करना था डेनियल सेल का। तो डेल्टा G नोट का जो फार्मूला होता है वो होता है -NFE नोट। अब डेनियल सेल के लिए N की वैल्यू 2 होती है, F फिक्स है 96,500। डेनियल सेल का E नोट भी फिक्स है 1.10। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। और मैं फिर बता दूं, ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं, मैं जो क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूं, ये क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो इस बात की गारंटी है कि इससे बाहर नहीं जाने वाला है। कल मैं PYQ लेकर आऊंगा। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन आपके बीच लेकर आऊंगा। आज वाला लेक्चर और कल वाला लेक्चर, जो 2 लेक्चर हमारे रहेंगे, उसको अगर आप ढंग से कर लोगे, इन 2 लेक्चर को अगर आप ढंग से कर लोगे
तो आप 100% क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे इलेक्ट्रो के, इस बात की गारंटी है, वायदा है आपसे। आप लोग पेपर देख लेना, आज वाले क्वेश्चन और कल वाले क्वेश्चन अगर आप मिलाकर कर लेते हो, दोनों क्वेश्चन 2 दिन के लेक्चर कर लेते हो क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिस नहीं होगा, आप लोग देख लेना। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए वैद्युत लेपन विधि में किन किन धातुओं का उपयोग किया जा सकता है। Which metal can be used in electroplating method to prevent corrosion of iron? लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए वैद्युत लेपन विधि में किन किन धातुओं का उपयोग किया जा सकता है। तो वैद्युत लेपन किन किन धातुओं का उपयोग करके हम लोहे को बचा सकते हैं जो लोहे से ज्यादा सक्रिय है, जो लोहे से ज्यादा सक्रिय है। तो वहां आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, इनका अगर हम लोग वैद्युत लेपन करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो आयरन की रस्टिंग नहीं होगी, लोहे का संक्षारण नहीं होगा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड जिंक। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यह स्टूडेंट्स क्लियर आ रहा है, आप चेक कर लें, ओके एकदम। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है, प्रबल व दुर्बल वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता, प्रबल व दुर्बल वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता तथा सांद्रता की पावर हाफ के मध्य ग्राफ बनाइए। ड्रा ए ग्राफ बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन की पावर हाफ। एक ग्राफ हमें ड्रॉ करना है स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो ये ग्राफ ध्यान होगा आपको, हमने कैसे ड्रॉ किया था, कैसे ड्रॉ किया था ये ग्राफ अपन ने, यहां लिया था अपन ने लैम्डा एम और यहां लिया था सी की पावर हाफ। ये वाला डॉट हमारा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, मतलब प्रबल वैद्युत अपघटय का, जैसे KCl, और नीचे वाला डॉट हमने लगाया था दुर्बल वैद्युत अपघटय का, जैसे एसिटिक एसिड, वीक इलेक्ट्रोलाइट का। स्ट्रॉन्ग वाले ग्राफ को हम इस तरह से लेकर गए थे, बहुत धीरे धीरे बढ़ा था, लेकिन दुर्बल वाला जो ग्राफ है वो बहुत तेजी से आगे गया था। तो दुर्बल की मोलर चालकता बहुत तेजी से बढ़ती है और प्रबल की मोलर चालकता धीरे धीरे बढ़ती है। ये बात हमने की थी, कंसंट्रेशन कम करने पर, सांद्रता कम करने पर ये ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ हमने डिस्कस किया हुआ है। तो प्रबल व दुर्बल वैद्युत अपघटय की मोलर चालकता तथा सांद्रता की पावर हाफ के मध्य ग्राफ बनाना है, कंसंट्रेशन की पावर हाफ एंड मोलर कंडक्टिविटी के बीच ग्राफ बनाना है। तो वो ये ग्राफ बनेगा जो आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ओके मुकेश, 23rd नंबर क्वेश्चन आप कह रहे हैं, 23rd नंबर क्वेश्चन, तो मैं क्लियर कर देता हूं 23rd नंबर क्वेश्चन। तो 23rd नंबर क्वेश्चन, ये 20 आ गया, 23rd। तो 23rd क्या था, 23rd था लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए, लोहे पर जंग लगने से रोकने के लिए, लोहे की रस्टिंग को रोकने के लिए, कोरिजन को रोकने के लिए आप किन किन मेटल्स का यूज करेंगे, किन किन धातुओं का यूज करेंगे। तो हम लोग लोहे से ज्यादा एक्टिव, आयरन से ज्यादा एक्टिव जो है, जो कि मैग्नीशियम है, जिंक है, एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, इनका यूज करके हम लोग जो है
संक्षारण को रोक सकते हैं, लोहे को जंग लगने से रोक सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। ये तो हो ही गया, हमारा ग्राफ हमने ड्रॉ कर लिया है। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम क्लोराइड, फार्मूला होता है इसका MgCl2, MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता तथा इसके आयनों की सीमांत मोलर चालकता से, मैग्नीशियम क्लोराइड की सीमांत मोलर चालकता इसके आयनों की सीमांत मोलर चालकता से किस प्रकार संबंधित है? हाउ इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड रिलेटेड टू द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इट्स आयंस? तो कोलराउस ने क्या कहा था, किसी भी वैद्युत अपघटय की जो सीमांत मोलर चालकता होती है वो उसके आयनों की सीमांत मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है वो उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के इक्वल होती है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे अब, MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ऊपर जीरो क्यों लगाया? क्योंकि यहां सांद्रता जीरो कर दी गई है। जीरो सांद्रता पर यह मोलर कंडक्टिविटी है, जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी है, जीरो सांद्रता पर मोलर चालकता है, इसलिए ऊपर जीरो लगाया है। ठीक है। MgCl2 से कौन कौन से आयन आएंगे? एक तो आएगा Mg+2, तो Mg+2 की सीमांत मोलर चालकता प्लस Cl कितने आएंगे? 2 आएंगे, क्योंकि मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला MgCl2 है, तो Cl 2 आएंगे, तो 2 Cl माइनस की सीमांत मोलर चालकता, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो Mg+2 एक ही आएगा, तो उसकी सीमांत मोलर चालकता एक बार लिखनी है। Cl 2 आएंगे तो उसकी सीमांत मोलर चालकता मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी 2 बार लिखनी है। तो लैम्डा MgCl2 0 इक्वल टू लैम्डा Mg+2 0 प्लस 2 लैम्डा Cl माइनस 0। तो ये फार्मूला हमारा बन जाएगा कोलराउस के नियम से। यूं भी कह सकते हैं पेपर में, कोलराउस का नियम लिखिए MgCl2 की सीमांत मोलर चालकता के लिए, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए, तो वो भी आपको आना चाहिए। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट है SHE का चित्र, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। तो कैसे बनाया था हमने 1 m अम्ल का विलयन लिया था, 1 m H+ सोल्यूशन लिया था। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन 1 m होनी चाहिए। और फिर इसमें हमने एक कांच की नली, एक ग्लास ट्यूब रखी थी, जिसके एक साइड से हमने हाइड्रोजन गैस पास की थी, हाइड्रोजन गैस पास की थी, जिसका प्रेशर 1 बार था, 1 बार था, और इसके बीच में प्लेटिनम ब्लैक से लेपित एक प्लेटिनम की थिन शीट थी, प्लेटिनम की पन्नी थी। तो ये चित्र बनेगा SHE का, SHE का चित्र बनेगा ये। तो ये चित्र आपको आना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए। ये आपकी बुक से डायरेक्ट उठाया गया क्वेश्चन है। उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कीजिए जिसे pH 10 वाले विलयन के संपर्क में रखा गया है। फाइंड द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विच इज प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ pH 10। pH 10 वाले सॉल्यूशन में रखा गया, इसको pH 10 है। अब आप देखें बच्चे, एक चीज ध्यान रखना, हमें जो ये विभव ज्ञात करने होते हैं, जो पोटेंशियल ज्ञात करने होते हैं इलेक्ट्रोड के, ये अपचयन विभव ज्ञात करने होते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करने होते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोड का जो भी हम पोटेंशियल फाइंड करें, रिडक्शन पोटेंशियल ही फाइंड करें। तो SHE पर आप एक बार अपचयन की समीकरण लिख लें, रिडक्शन की समीकरण लिख लें हाइड्रोजन आयन को लेकर। तो अपचयन की समीकरण कैसे लिखूंगा मैं, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2, ये बनेगी समीकरण। अब
नेरनस इक्वेशन लगाऊंगा, क्योंकि विभव ज्ञात करना है मेरे को, पोटेंशियल फाइंड करना है मेरे को, तो नेरनस इक्वेशन मेरे पास एक ही जरिया है। तो मैं फार्मूला लिखूंगा E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.059 अपॉन एन। एन की वैल्यू कितनी है 2, 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, 2 आ गया। लोग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट पर कोई चार्ज नहीं है तो आपको बताया था जिस पर चार्ज ना हो उसको 1 ले लिया करो, ठीक है, या वो लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 लिख दो उसकी जगह। अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अभिकारक की सांद्रता, तो बट्टे में आ जाएगा H प्लस की सांद्रता की स्केयर, H प्लस की सांद्रता की स्केयर, ठीक है। अब H प्लस की सांद्रता मेरे को चाहिए, तो इसके लिए उसने pH दी 10 आपको, pH कितनी दी है 10। pH 10 का मतलब क्या है बच्चे, pH 10 का मतलब है कि जो H प्लस की कंसंट्रेशन है ये 10 की पावर -10m है। pH 10 अगर है तो इसका मतलब H प्लस की सांद्रता 10 की पावर -10 है। कैसे, एक रिलेशन ध्यान रखना शॉर्ट में, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा ये कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को pH 2 में रख दिया, pH 3 में रख दिया, pH 4 में रख दिया, इसी तरह से क्वेश्चन देगा वो। तो एक रिलेशन ध्यान रखना, जो H प्लस की कंसंट्रेशन होती है वो 10 की पावर -pH होती है बस। अब जो भी pH आपको दे, वो pH 10 दे तो आप pH की जगह 10 लिख देना, pH 3 दे तो pH की जगह 3 लिख देना, pH 4 दे तो pH की जगह 4 लिख देना। तो H प्लस की जो कंसंट्रेशन होती है क्या होती है 10 की पावर -pH। अब pH कितनी दी थी उसने 10, तो मैंने pH की जगह 10 लिख दिया, तो H प्लस की कंसंट्रेशन बराबर 10 की पावर -10। तो H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हो गई 10 की पावर -10 हो गई। तो E इक्वल टू ई नोट, और SHE का ई नोट होता है 0.0, SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो ई नोट होता है वो 0.0 होता है। मैंने ई नोट की वैल्यू 0.0 पुट कर दी, -0.059 डिवाइडेड बाय 2 लोग 1/10 की पावर -10 का स्क्वायर, 1/10 की पावर -10 का स्क्वायर बन गया ये। अब 10 की पावर -10 का स्क्वायर जो आप करोगे तो ये बन जाएगा 10 की पावर -20। 10 की पावर -10 का स्क्वायर कितना हो गया 10 की पावर -20, और 10 की पावर -20 को ऊपर ले जाओगे तो वो बन जाएगा 10 की पावर +20। और लोग में पावर किधर आ जाती है, लोग वाली पावर आ जाती है आगे, तो ये 20 आ जाएगा आगे यहां पर, तो ये बन जाएगा 20 लॉग 10, 20 लॉग 10, और लॉग 10 का मान होता है 1, तो ये यहां 20 रह जाएगा। तो मतलब E इक्वल टू -0.059/2 इंटू 20। समझ गए, समझ आ गई बात। एक बार रिपीट करता हूं, क्लियर करना, एक बार रिपीट करता हूं। तो 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू H2, E इक्वल टू ई नोट -0.059 अपॉन n, n की वैल्यू 2 है। लोग उत्पादों की सांद्रता कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट 1 अभिकारक की सांद्रता H प्लस की सांद्रता की स्क्वायर। अब pH 10 दिया था उसने, pH 10 दिया था उसने, जब pH 10 दिया था तो H प्लस की सांद्रता जो आएगी वो 10 की पावर -10m आएगी। तो अब वैल्यू पुट कर दो, E इक्वल टू SHE के लिए E नोट की वैल्यू होती है 0.0 माइनस 0.059/2 लोग 1/10 की पावर -10 का स्क्वायर। 10 की पावर -10 का स्क्वायर होगा 10 की पावर -20, 10 की पावर -20 को ऊपर ले आओगे वो बन जाएगा 10 की पावर +20, तो बन जाएगा अपना E इक्वल टू -0.059/2 लोग 10 की पावर 20, और लोग वाली पावर आ जाती है आगे, तो E इक्वल टू -0.059/2 इंटू 20 लोग 10। अब लोग 10 का मान हो गया 1, तो ये 1 रख दिया यहां, तो 20 इंटू 1 20 ही रह जाएगा। अब काटोगे तो 2 × 1 = 2, 2 × 10,
10 पे कट जाएगा ये, सही है। तो E इक्वल टू माइनस 0.059 मल्टीप्लाई बाय 10, देन E इक्वल टू माइनस 0.59 वोल्ट। तो ये आंसर आपका आ गया, E इक्वल टू माइनस 0.59 वोल्ट। समझ आया कि नहीं आया बताओ। मेन बात ये है कि वो जब आपको pH 10 दे माइनस में आएगा बच्चे आंसर, ठीक है। जब आपको pH 10 दे तो H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस 10 रख दोगे, ठीक है। अगर वो आपको कहते pH 2 है तो आप H प्लस की सांद्रता 10 की पावर माइनस 2 कर दोगे, बस। क्लियर, समझ आ गया क्वेश्चन। बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल है, थोड़ा फोकस रखिएगा बात पर, हो जाएगा आराम से। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है Mg प्लस 2 ब्रैकेट में इसकी कंसंट्रेशन दी गई 0.001 m, Ag प्लस Ag ब्रैकेट में Ag प्लस की कंसंट्रेशन दी गई 0.01 m का विभव ज्ञात कीजिए, इसका पोटेंशियल फाइंड करना है। और इसके लिए आपको E नोट Mg प्लस 2 Mg इक्वल टू माइनस का 2.37 वोल्ट और E नोट Ag प्लस Ag इक्वल टू 0.8 वोल्ट दिया गया है। तो आपको एक सेल दिया हुआ है जिसका सेल पोटेंशियल आपको फाइंड करना है और इसके लिए वेरियस E नोट की वैल्यू आपको दी गई है। तो ये काम आपने करना है। तो सबसे पहले सेल विभव ज्ञात करने का एक ही तरीका होता है बच्चे, नर्नेस्ट इक्वेशन। तो E इक्वल टू E नोट माइनस 0.059 अपॉन n log Kc, ये फार्मूला मेरा रहता है नर्नेस्ट इक्वेशन का। अब मेरे को एक तो E नोट चाहिए, E नोट। तो E नोट का फार्मूला होता है E नोट इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड। पूरे सेल का E नोट जो निकाला जाता है वो निकाला जाता है E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड से, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड से। और ये जो दोनों होते हैं, ये ध्यान रखना, ये अपचयन विभव होते हैं, अपचयन विभव रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं। तो इनकी वैल्यू पुट करने से पहले अब देखो कैथोड Ag का है, Ag प्लस बदल रहा है Ag में। सिंपल सी बात है बच्चे, जो लेफ्ट साइड लिखा हो वो एनोड होता है, वो एनोड होता है, बस एक बात ध्यान रखना। और जो राइट साइड देगा आपको वो कैथोड होता है। इसीलिए कई बार ऐसे भी लिखा होता है E नोट दाया माइनस E नोट बाया, एक ही बात है। दाई और कैथोड लिखा होता है बच्चे, इसलिए वो कैथोड की जगह दाया भी लिख देता है, ठीक है। तो वो E नोट दाया भी लिख देता है। अब अपने को कैथोड जो कि Ag का है उसका अपचयन विभव यहां रखना है। तो अब अपने देखें Ag प्लस बदला है Ag में, मतलब अपचयन। तो ये अपचयन विभव उसने दिया हुआ है, अपचयन विभव ही दिया हुआ है और यही मेरे को चाहिए। तो ये मैंने रख दिया 0.8 माइनस एनोड मैग्नीशियम का था, ये भी अपचयन विभव ही रखना है। बहुत बढ़िया बच्चे, कमेंट बॉक्स में कमेंट आ गया है कितना आंसर आएगा। तो ये भी अपचयन विभव ही रखना है। तो Mg प्लस 2 वाला भी मेरे को उसने अपचयन विभव ही दिया है, वो दिया है माइनस का 2.37, तो माइनस 2.37, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 0.8 प्लस 2.37, तो इनको मैं जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा 3.17 वोल्ट, 3.17 वोल्ट। E नोट आ गया। तो मेरा फार्मूला बन गया E बराबर 3.17। E नोट की वैल्यू मैंने पुट कर दी यहां से, क्योंकि E नोट मैंने सोल्व कर लिया, E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड से। तो E नोट वैल्यू मैंने पुट कर दी 3.17 माइनस 0.059 अपॉन n। अब n की वैल्यू बच्चे कैसे लाऊंगा वो देखना, n की वैल्यू कैसे लाऊंगा। अब जो मेरे को इक्वेशन दिया है उसने क्या दिया है, उसने दिया है Mg बदला है Mg प्लस 2 में सोल्ट ब्रिज, Ag प्लस बदला है Ag, ये दिया है उसने। तो हम लिखेंगे Mg बदला है Mg प्लस 2 में और Ag प्लस बदला है Ag में। अब देखो इधर तो है प्लस का 2 चार्ज, प्लस का 2, इस पे है प्लस का 1,
तो जो प्लस का एक है ना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि इधर प्लस का 2 है तो इधर भी प्लस का 2 ही होना चाहिए, तो इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, तो मैं लिखूंगा mg बदला है mg प्लस 2 में, प्लस 2ag प्लस बदला है 2ag में। क्या कह रहा है? mg बदला है mg प्लस 2 में लवण से तू, ag प्लस बदला है ag में, लेकिन इधर तो था प्लस 2 चार्ज, इधर था प्लस 1 चार्ज, तो प्लस 1 वाले को 2 से गुना कर लिया ताकि प्लस 2 चार्ज हो जाए दोनों तरफ। क्लियर? अब इस तरफ भी प्लस 2 चार्ज है, इस तरफ भी प्लस 2 चार्ज है, तो दोनों तरफ प्लस 2 चार्ज है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां यूज हुए हैं, तो यहां 2 रख दूंगा।